नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानमंडल के बारे में। जिस तरीके से केंद्र में संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, उसी तरीके से राज्य में भी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, जिसमें से आज हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विधान परिषद को देखेंगे। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 या 3 अंग होते हैं। कैसे होते हैं? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों को मिला के बनते हैं राज्य विधान मंडल। जिस तरीके से संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरीके से राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल के ये 3 अंग होते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। पहले होते हैं राज्यपाल, फिर विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल का अनुच्छेद है 152 से 162, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। तो किसी किसी राज्य में आपको पता होगा कि किसी किसी राज्य में जो है ये विधान परिषद नहीं होता है। तो जिस राज्य में ये विधान परिषद नहीं होगा, उस राज्य विधानमंडल के अंग केवल राज्यपाल और विधानसभा होंगे, और जहाँ पे होगा वहाँ पे फिर ये तीनों काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विधानसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। और इसका जो PDF वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, विधानसभा को निम्न सदन, पहला सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लोकसभा से आप इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। और मैं कहूँगा कि आपको कंपेयर करके ही पढ़ना है, कुछ कुछ जो पॉइंट डिफर कर रहा है बस उसी को याद रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। दूसरा पॉइंट है, विधानसभा में राज्यों के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसे विधायक कहते हैं। तो विधानसभा में जो हम चुन के जिनको भेजते हैं, जिन प्रतिनिधि को, उनको हम विधायक कहते हैं, और इंग्लिश में MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा भंग किया जा सकता है। जिस तरीके से लोकसभा भंग किया जा सकता है, उसी तरीके से विधानसभा को भी हम भंग कर सकते हैं, मतलब कि राज्यपाल कर सकते हैं। विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम जो है वो 60 की गई है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है हमारे राज्य, देश के राज्यों में, जहाँ पे भी हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे 60 से कम सीटें भी दी गई हैं। जिस तरीके जैसे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इन सब राज्यों में। अच्छा, ये जो सीटों का जो निर्धारण किया गया है, ये 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है, और 2026 सीटों की जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई है 2026 तक। यानी कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी जीवन में, उसके बाद से हम सीटों को बढ़ाएंगे या देखेंगे, उसमें जो भी करना होगा। लेकिन 2026 तक जो है वो निश्चित की गई है कि 500 और 60। ठीक है, ये अधिकतम संख्या 500 रहेगी और न्यूनतम 60 रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीटों की संख्या 60 से कम है, जैसे मिजोरम और नागालैंड में 40 और 46 सीटें हैं। ठीक है, सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 30 सीटें तय की गई हैं। तो ये देख रहा होगा आपको कि 60 से सीटें कम है। ये विशेष इनको प्रावधान दिया गया है, इस पर कभी और हम चर्चा करेंगे। बस अभी आपको ये याद रखना है कि ये 4-5 स्टेट है जहाँ पे 60 से कम सीटें हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। सिक्किम और नागालैंड के कुछ सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सिक्किम स्टेट और जो ये नागालैंड जो स्टेट हमारा है नॉर्थ ईस्ट का, उसके कुछ MLA, ठीक है, MLA की बात यहाँ पे हो रही है। MLA यानी कि विधायक जो हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं, मतलब कि उनको हम डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं सदन में। ओके, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी अपनी विधानसभा हैं। अब एक और हमारा UT हो गया, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, इसके पास भी अपना एक विधानसभा होगा। हमारे पास 3 UT ऐसे होंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनके पास खुद के विधानसभा होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्शन कैसे होता है इनका। तो 2 पॉइंट्स बेस इसमें आपको याद रखना है। पहला कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये, मतलब जनता सीधे इनको वोट करती है। आपने भी किया होगा अपने क्षेत्र के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइज राइट, यानी कि हम किसी बच्चे से वोट नहीं कराएंगे। एक निश्चित उम्र तय की गई है कि इतने साल के जो बच्चे जो लोग हैं वो वोट करेंगे। तो हमारे यहाँ जो एज डिसाइड किया गया है वो 18 किया गया, यानी कि अगर आप 18 एज के हो गए हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं, तो आप मतदान कर सकते हो। ऐसे नहीं कि किसी बच्चे से हमने वोट करवा दिया। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि राज्यसभा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको ये विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी अप्रत्यक्ष होता है और
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो केवल लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि जनता डायरेक्टली उनको वोट करती है, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं होता है वहाँ पे। अब कुछ रिजर्वेशन भी व्यवस्था की गई है लोकसभा और विधानसभा में। तो लोकसभा में तो हमने पढ़ लिया था, विधानसभा में भी आपको याद रखना है कि एक आर्टिकल 332 और एक आर्टिकल 333। 332 ये कहता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, और 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति विधानसभा में की जाएगी। कंपलसरी नहीं है, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नियुक्त करना चाहिए तो वो करेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि करना ही करना है। आपको ये याद रखना है कि 332 के तहत SC ST को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है और 333 के तहत एंग्लो इंडियन को दिया गया है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँ लोकसभा के पास, तो लोकसभा में आपने पढ़ा होगा वहाँ पे 333, 31, यहाँ पे पढ़ा आपने 332 और एक 333। तो 330 में क्या था, वहाँ पे लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई थी। 31 में एंग्लो इंडियन। सेम आपका विधानसभा में आ जाइए तो यहाँ पे कंटिन्यूसली है। 332 में है विधानसभा में SC ST को आरक्षण, और 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन को एक मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में है, इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको याद भी रहेगा ये। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आपको विधायक बनना है तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए आपने। 25 उम्र आपकी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 25 साल के आप होने चाहिए। लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, नॉट ऑन ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट। पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। मेंटली फिट आपको होना है। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके उस क्षेत्र में उसके मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, यानी कि उसका वोटर कार्ड होने चाहिए। अगर कोई रिजर्व सीट से अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होना पड़ेगा, तभी वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो और किसी सीट से लड़ सकते हैं, बट जहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है SC ST के लिए, तो अगर वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मैं SC ST हूँ तभी लड़ सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लड़ सकता हूँ वहाँ। उसके बाद टेन्योर की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत होने पर पहले भी विघटन कर दिया जा सकता है। लोकसभा में भी हमने देखा था इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी। उस वक्त विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। पुनः जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उन्होंने एक 44वां संविधान संशोधन किया, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1978 में हुआ और इसके तहत फिर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। शपथ इनको दिलाते हैं राज्यपाल और त्यागपत्र देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक है। शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल विधानसभा सदस्यों को, और विधानसभा सदस्यों को अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो लोग विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, उनको ये अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है विधानसभा में। इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई होती है, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने दिमाग में रखना है। पहला नंबर पे है, देखिए यहाँ पे विधानसभा का पीठासीन अधिकारी विधानसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि एक अधिकारी होता है, ठीक है, जो सदन का संचालन करता है, उसी को हम कह देते हैं विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो सत्ता में रहती है पार्टी, उन्हीं सदस्यों के बीच में से किसी एक व्यक्ति को हम विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। त्यागपत्र अगर देना होगा विधानसभा अध्यक्ष को तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। अगर इनको हटाना होगा तो विधानसभा में हम बहुमत लेके आएंगे और 14 दिन पहले इनको बता देंगे भैया आपको हम हटाने वाले हैं, ओके। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के अलावे एक और पद होता है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का काम सेम विधानसभा के अध्यक्ष जैसा ही होता है। टोटल काम जो है, टोटल जिनको पावर दी गई है वो अध्यक्ष के जैसा ही दिया गया है, बट 2 पॉइंट यहाँ पर डिफर करेगा, वो आपको खाली याद रखना है, क्योंकि मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। पहला ये कि जब इनको त्यागपत्र देना होगा तो ये दे देंगे कि इनको विधानसभा के अध्यक्ष को, और विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना होगा तो ये दे देंगे इनके उपाध्यक्ष को। तो दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, पहला। दूसरा यह है कि जो धन विधेयक होता है इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो धन विधेयक का निर्णय करें कि धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, मनी बिल है या नहीं है। तो ये 2 बस पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है।
उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देख लीजिए। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है, अच्छे तरीके से सदन को चलाना, ये उनका पहला काम होता है, क्योंकि वो अध्यक्ष होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ही चलाना है अच्छे से। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक नहीं हो सकती है। कोरम मतलब कि जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उनका 1/10, ठीक है, ये लोकसभा में भी लागू होता है। 1/10 आपके सदस्य उपस्थित होने चाहिए अगर हमको बैठक करनी है तो। एक न्यूनतम संख्या होगी तभी ना बैठक करेंगे। अगर 2-3 लोग आएंगे तो उसमें हम क्या बैठक करेंगे, मीटिंग क्या करेंगे। तो एक भाई बनाया गया न्यूनतम संख्या कि इतने तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, तो भाई यही है 1/10 होने चाहिए, तभी जो है हम बैठक करेंगे। तो इनको कहते हैं हम कोरम, ठीक है, इसको कहते हैं कोरम। इनके इतना सदस्य अगर सदन में मौजूद होंगे तो ये हम बैठक करेंगे। निर्णायक मत देने का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एक शक्ति है। किसी भी बिल पे अगर 50-50 का मामला हो जाता है, ठीक है, कोई बिल है, कोई पास हो रहा है, वोटिंग हो रही है और उस पर 50-50 वोट पड़ गए दोनों तरफ से, तो इसमें क्या होगा कि बिल तो पास नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि अब अपना वोट ये जिस तरफ देंगे वो बिल पास कर लेगा। तो मान लो ये अपना वोट जो रूलिंग पार्टी है उनके समर्थन में देते हैं तो ये 1 हो जाएगा इधर, तो यानी हो जाएगा 51 और ये पास कर जाएगा, यानी कि इनके वोट से ये फैसला निकल लेगा। इसलिए हम कहते हैं निर्णायक मत देने का अधिकार, मतलब कि इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है कि जिसके तरफ ये वोट कर देंगे वो बिल उसके तरफ से पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सदन की आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई सीक्रेट अगर मीटिंग करनी है मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ या अपने सदस्यों के साथ, तो उनकी अनुमति जो है विधानसभा के अध्यक्ष उनको दे सकते हैं कि आप सीक्रेट मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाले को और इंग्लिश वाले को दोनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। आप इसको लेकर घबराइएगा नहीं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो धीरे धीरे करके कवर करूँगा। आपका पॉलिटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके सारे PDFs मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट इनके पास जो पावर है वो है वित्त विधेयक, ठीक है, धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय करना। यही पॉइंट्स में मैंने बताया था आपको कि उपाध्यक्ष के पास ये शक्ति नहीं होती है, उपाध्यक्ष ये निर्णय नहीं कर सकता, बट विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कर सकता है, ठीक है। ही हैज़ अ राइट टू टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन फाइनेंशियल बिल। एक और इनके पास इंपॉर्टेंट शक्ति है कि अगर दल बदल कानून के तहत, ठीक है, दल बदल कानून के तहत ये अंतिम फैसला लेते हैं कि कोई विधायक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो अंतिम निर्णय अगर वो दल बदल कानून के तहत उस पर ये लागू हो जाता है कि उन्हें दल बदल कानून जो एंटी डिफेक्शन हमारा लॉ है 10वीं अनुसूची में, उसके अंतर्गत इस पर कोई अगर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है, तो इस पर जो फैसला होगा वो विधानसभा अध्यक्ष का होगा और वो अंतिम होगा, ठीक है। हालांकि इनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आप कोर्ट में जा सकते हो, बट इनका फैसला जो होगा वो अंतिम होगा। आप इसके फैसले को बाद में चैलेंज भी कर सकते हो। विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। विधानसभा सदस्य जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये दल बदल कानून के अलावे अगर किसी तरीके के कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उस पर निर्णय लेंगे राज्यपाल, ठीक है, बट दल बदल कानून के अंतर्गत अगर फैसला लेना हो तो वो लेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विधानसभा के कार्य एवं शक्ति। क्या कार्य हैं विधानसभा के और क्या उनके पास शक्ति हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो कार्य कुछ नहीं है, बस बिल और विधेयक जो है वो वही हम सदन में लाते हैं, उनको पास करवाते हैं। मेन काम तो यही है, वहाँ पे कानून बनाना, बिल लेके जो भी हमें अपने राज्य में करना है, कानून बनाना है, कुछ पास करवाना है, सभी के सभी हम जो है विधानसभा में लाएंगे और वहाँ पे उसको पास करवाएंगे, ठीक है। तो बिल और विधेयक का जितना भी काम है सारा कुछ हम इसमें करेंगे। पहला नंबर पर आपको याद रखना है, राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं। जिस तरीके से संसद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उस सेम यहाँ पे भी जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पे उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही पेश होगा। अगर किसी राज्य में 2 हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ पे विधानसभा में पेश होगा धन विधेयक। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कुछ राइट्स दिए गए हैं इनको, उसको देख लीजिए यहाँ पे। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन के कार्यवाही में भाग ले और बोल सकते हैं। तो मंत्री किसी भी सदन के
कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। अब किसी भी सदन का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि उस राज्य का सदन, ये नहीं कि लोकसभा, राज्य का सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, अगर वहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था की गई है तो मिनिस्टर ऑफ एजीएस यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द हाउसेस। दूसरी शक्ति इनको दी गई है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वो सदस्य नहीं है। तो जिस राज्य में 2 सदन की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद, तो मान लो कि कोई एक मंत्री है जो विधानसभा का सदस्य है लेकिन विधान परिषद का नहीं है, लेकिन फिर भी वो विधान परिषद में जाके अब वहाँ पे बोल सकता है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक शक्ति दी गई है उनको। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोई मंत्री है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है कि जब कोई मंत्री, जब कोई विधायक चुनाव लड़ता है और वो हार जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मंत्री बन जाता है, तो उसको 6 महीने के अंदर जो है कहीं से चुनाव लड़के आना होता है, विधायक बन के आना होता है। लेकिन उससे पहले वो मंत्री बन चुका होता है, तो अगर मंत्री बन गया है तो भाई दोनों सदनों में वो भाग ले सकता है। ठीक है, इफ़ अ मिनिस्टर इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज स्टिल ही कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी आपको याद रखना है। 10वीं अनुसूची के तहत यानी कि 10वीं अनुसूची जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा निहरताओं के आधार पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। तो मैंने इसको पहले बता दिया आपको विधानसभा अध्यक्ष के पावर में कि 10वीं अनुसूची के तहत जो भी निर्णय होगा वो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। अन्य के तहत कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। ये मैंने पहले बता दिया आपको। यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति सदन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सदन की सदस्यता चली जाएगी। ये लोकसभा मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर आप अच्छे से संसद और विधानमंडल को कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या डिफ़र कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं सेम हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको रटना नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 60 दिन वाला जो क्राइटेरिया है वो लोकसभा में भी लागू होता है। तो वही चीज़ है कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं। अब बस आपको खाली ये देखना है कि क्या अंतर क्या हो रहा है, कहाँ पे हम डिफ़र कर रहे हैं, बस उसको याद रखना है। विधानसभा का जो विघटन है यानी कि जो डिसॉल्व हम करना होगा राज्यपाल को, तो वो अनुच्छेद 170(2) के तहत करेंगे। ओके, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति कर सकते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल करेंगे, विधानसभा को डिसॉल्व, भंग कर देंगे। ठीक है, फिर 6 महीने बाद जो है वो नया चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा। राज्य विधानमंडल में कुछ सत्र होते हैं तो उसको आपको याद रखना है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आहूत करना, स्थगन करना, ठीक है, विघटन करना, तो इनका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। आहूत करना यानी कि समनिंग, इसमें होता है कि राज्यपाल जब कहते हैं ना कि आहूत करते हैं, मतलब कि राज्यपाल बैठक बुलाते हैं किनकी? सदन की। कामकाज जो है वो 2 बार होनी चाहिए साल में, एंड एटलीस्ट 2 बार सदन की जो बैठक है वो होनी चाहिए, मिनिमम 2 बार। जब वर्ड आता है आपका स्थगन कि एडजर्न कर दिया गया, आपने देखा होगा डिबेट वगैरह में जब संसद वगैरह चलता है तो उसको स्थगित कर दिया जाता है 1 महीने, 2 महीने, कुछ घंटों के लिए, इस तरीके से। तो स्थगन का मतलब बेसिकली ये है कि जब संसद में कोई बिल वगैरह पास हो रहा होता है, फिर अपोजिशन वाले कुछ ज़्यादा ही हंगामा करने लगते हैं, तो उस स्थिति में स्थगन कर दिया जाता है इनको। आगे जो स्थगित है वो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, या फिर हफ्तों के लिए भी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी हो सकता है। ओके, सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन, इसमें ये होता है कि कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। मतलब जब पूरा संसद का कार्य खत्म हो जाता है, जब वो चल चुका होता है, अपना काम जो है वो कर चुका होता है, तो राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर देते हैं। मतलब कि अब जो है वो 6 महीने बाद या नेक्स्ट जब सदन की बैठक होगी तब देखा जाएगा, उसको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, उसी घोषणा कर दी जाती है। विघटन का मतलब होता है कि सरकार को पूरा तरीके से गिरा देना। अगर मुख्यमंत्री कह देता है कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, विघटन कर दीजिए, ठीक है, फिर से हम 6 महीने बाद चुनाव करना चाहते हैं, या सरकार बहुमत खो देती है, तो उस स्थिति में भी जो राज्यपाल है वो सदन को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी विघटन कर देते हैं। तो विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स थे, इनको आपको याद रखना है, इससे संबंधित थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी तरीके का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आप बहुत ही उत्साहित रहते हैं मेरे वीडियोज़ को लेके,
मैं जल्दी से लेके आऊँगा, सारे वीडियोज़ को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। फीडबैक का आपका इंतजार रहेगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।